स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल पवित्र हॉल ऑफ लिबर्टी का विश्वासघात। आदर्श को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि उसी नंबर ने उन्हें सिर्फ 5 सेकंड पहले एक टेक्स्ट भेजा था। टेक्स्ट में केवल 3 अक्षर थे, SOS, जो एक अंतरराष्ट्रीय संकट संकेत में संयुक्त था जिसका मूल अर्थ था हेल। हालांकि इससे पहले कि आदर्श अपने विचार एकत्र कर पाता उसे उस नंबर से कॉल आया। लड़की शांत लेकिन डरी हुई आवाज में उससे आने के लिए कह रही थी। आदर्श तुरंत सतर्क हो गए। आदर्श ने सुबह को संदेश दिखाया। आहन कुछ कहने ही वाला था, उसने तुरंत बेहतर सोचा, क्या चल रहा है? माइंड कंट्रोल। वह आदमी लड़की को नियंत्रित कर रहा है, वह हमें अपने जाल में फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, आदर्श ने आत्मविश्वास से कहा। भले ही वह तनुजा को केवल कुछ दिनों से पहले से जानता था, वह बता सकता था कि वह एक बहुत आशावादी और मजबूत लड़की थी। आदर्श उसके ये शब्द कहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आदर्श को उससे अजीब सा संदेश नहीं मिला होता तो वह इससे भ्रमित ही होता। हालांकि जब उन्होंने दोनों को एक साथ जोड़ा तो उन्होंने तुरंत फिलिप के बारे में सोचा। अवश्य ही फिलिप उसके दिमाग को नियंत्रित कर रहा होगा। शैतान नगरी का यह जल्लाद वास्तव में बेहद चालाक और शातिर था। अब क्या करे, वो खतरे में हो सकती है, आहन ने पूछा। अभी घबराओ मत, मुझे नहीं लगता कि फिलिप उसके साथ कुछ करेगा। मैंने उससे कहा कि मैं हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे फोन करूंगा, इसलिए जब तक मैं उसे दोबारा फोन नहीं करता वह ठीक रहेगी, आदर्श ने कहा। आदर्श ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यदि उसने इस पर जोर नहीं दिया होता तो संभावना थी कि कॉल के तुरंत बाद फिलिप ने तनुजा को मार डाला होता। क्या हमें पवित्र हॉल जादूगरों को अलर्ट करना चाहिए? नंदिनी ने पूछा। मैजिशियन और चुटकी ने सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि वे नहीं चाहते थे कि स्क्रेड हॉल मैजिशियन इसमें शामिल हो। फिलिप एक समय स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी के करीब था। एक बार स्क्रेड हॉल मैजिशियन के आ जाने पर वह निश्चित रूप से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा। हालांकि उन्हें यहाँ न्यूयॉर्क में जल्लाद से निपटना पड़ा, अन्यथा यह केवल आदर्श के लिए अंतहीन परेशानी लाएगा। पवित्र हॉल जादूगर केवल दुश्मन को डरा देंगे। वह आदमी सोचता है कि वह हंटर है जो मेरी जान लेने के लिए अंधेरे में छिपा है, लेकिन मैं उसे बताने जा रहा हूँ कि असली हंटर कौन है, आदर्श ने ठंडी आवाज में कहा। रात हो गई थी। मुख्य सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही बची थी। कभी कभी एक स्पोर्ट्स कार शानदार टेल लाइट्स का निशान छोड़ते हुए आगे निकल जाती थी। सड़क पर दौड़ने वालों ने सोचा कि उनके इंजनों की गर्जना कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगी, फिर भी वे केवल एक उपद्रव थे, कूड़े के ढेर की तरह। नारंगी पीले स्ट्रीट लैंपों सड़कों को रोशन कर रहे थे। कुछ नर्सें जो अपनी शिफ्ट पूरी कर चुकी थी सड़क पर चल रही थी। शांत रात में उनकी हंसी बिल्कुल स्पष्ट थी। प्रकाश ने एक आदमी की छाया को बहुत बढ़ा दिया। नर्सों में से एक ने उस पर नजर डाली, लेकिन पाया कि वह रहस्यमय और भयानक तरीके से लैंप के बीच अंधे स्थान में गायब हो गया था। हॉस्पिटल में रोशनी मुख्यतः सफेद थी। आदर्श हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। रात में बहुत कम लोग मौजूद थे और चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन जितनी घनी आबादी वाला देश नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल खाली खाली लग रहा था। यह वास्तव में आदर्श के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि अगर कई लड़ाई छिड़ जाती तो हॉस्पिटल खाली करना उतना मुश्किल नहीं होता। 5th फ्लोर में तनुजा सफेद बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें छत की ओर देख रही थी। फिलिप ने अपने कपड़े बदल लिए थे और खिड़की के पास खड़ा होकर पर्दा उठाकर बाहर की ओर देख रहा था। वह किसी हड़बड़ी में नहीं लग रहा था। वह अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान था, क्योंकि अगर वह इस बार मौका चूक गया तो वह फिर से अटैक कर सकता था। तुम्हें उसे क्यों मारना चाहिए? तनुजा ने पूछा। छोटी बच्ची, तुम बिल्कुल भी डरी नहीं लग रही हो, फिलिप ने पलट कर कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान काफी डरावनी थी। मैं तुम्हारे हाथों में पड़ गई हूँ, डरना बेकार है, तनुजा ने कहा। आप बहुत खास है ना? ओह, इसके बारे में बोलते। यदि आप पे बेचते बेचते थक गई तो आप एक मानसिक जादूगर बनने में सक्षम हो सकते हैं। आप लगभग 20 वर्ष के हैं। क्या आप नहीं जानते कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं? फिलिप बिस्तर पर चला गया। उसने बोरियत में एक सेब उठाया और उसका छिलका उतारना शुरू कर दिया। मुझे पता है, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है, तनुजा ने कहा। आप बहुत दिलचस्प है,
फिलिप ने सेब को छिलकर आधा काट दिया। उसने एक आधा हिस्सा तनुजा को दे दिया और दूसरा आधा हिस्सा अपने मुंह में डाल दिया। तनुजा ने बिना कोई चिंता दिखाए सेब खा लिया। मुझे बच्चे से कोई शिकायत नहीं थी, मैं सिर्फ एक आदेश का पालन कर रहा हूँ। उसने किसी को नाराज किया है जिसे उसे कभी नाराज नहीं करना चाहिए था, फिलिप ने लापरवाही से कहा। वह कौन है? तनुजा ने पूछा। फिलिप ने कहा, ओह, अगर आप नहीं जानते तो बेहतर है। उस व्यक्ति को जानने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तनुजा ने उत्तर दिया। फिलिप ने लड़की की ओर देखा और जोर से हंसा। तुम्हें पता है क्या, आप बहुत मनोरंजक है, लेकिन फिर मुझे आपको याद दिलाना होगा, मरना सबसे डरावनी चीज नहीं है। बहुत से लोग जिन्होंने उस व्यक्ति को ठेस पहुंचाई थी उससे विनती करते रहे कि उन्हें मार डाला जाए ताकि वे आरामदायक मौत मर सके। उस इच्छा को पूरा करने के लिए वे अपने करीबियों को मारने तक को तैयार थे। क्या आप वाकई ऐसे व्यक्ति को जानना चाहती है? फिलिप ने उत्तर दिया। फिर भूल जाओ, लेकिन मैंने तुम्हारे हाथ के पीछे एक बड़ा निशान देखा जिस पर बहुत सारी खरोंचें थी। मेरा मानना है कि कटौती इसे छुपाने के लिए की गई थी, लेकिन मैं कह सकती हूँ यह पवित्र हॉल मैजिशियन का प्रतीक है। क्या आप एक समय पवित्र हॉल मैजिशियन थे? तनुजा ने पूछा। फिलिप ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके पीछे का हिस्सा की ओर देखा। उसे इस निशान से नफरत थी। इससे छुटकारा पाने के लिए वह अपने हाथ की त्वचा को काटने तक को तैयार था। हालांकि यह पहचान से परे था, फिर भी लड़की से पहचानने में सक्षम थी। यदि लड़की जादूगरनी बनने की इच्छुक होती तो वह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट मानसिक जादूगरनी होती। वह अपना मैजिक जगाने से पहले ही से ही इस पर ध्यान दे रही थी। यह मेरे लिए सबसे शर्म की बात है। फिलिप ने अपना सिर उठाया और छत की ओर देखा। बहुत से लोग पवित्र हॉल मैजिशियन बनने को सबसे बड़ी महिमा मानते हैं, तनुजा ने कहा। इसीलिए इस दुनिया में लोग मूर्ख हैं। दुर्भाग्य से मैं भी उनमें से एक था। मैंने कभी भी उनके विश्वासों पर संदेह नहीं किया और यहाँ तक कि मैंने अपना आधा जीवन उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में बर्बाद कर दिया जो मेरी नहीं थी। मैं तो यही चाहता था कि वे मेरी बेटी की देखभाल करें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। अद्भुत पवित्र हॉल ऑफ लिबर्टी, जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर एकत्र हुए थे, फिर भी वे आपकी उम्र के आसपास की एक छोटी लड़की की भी रक्षा नहीं कर सके। फिलिप फूट फूट कर मुस्कुराया। जब वह अतीत को याद कर रहा था तो उसे दर्द नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि उनका लहजा भी वही रहा। हालांकि तनुजा को पता था कि ऐसा नहीं कि वह आदमी बेहद शांत था, यह उसका अपनी नफरत व्यक्त करने का तरीका था। क्या हुआ था? तनुजा ने पूछा। मेरी एक बेटी थी। मैं उसकी रक्षा के लिए उसे बड़ा होते देखने के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार था। जिस दिन उसे पार्थिन मंदिर की देवी के हॉल में शामिल होने के लिए चुना गया था, मैं वास्तव में उस दिन से अधिक खुश और गौरवान्वित था जब मुझे पवित्र हॉल ऑफ लिबर्टी में शामिल होने के लिए चुना गया था। एक बार मेरे पास एक सीनियर अधिकारी था। उसने गलती की, लेकिन स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी उम्मीद कर रहा था कि उन्हें उसे दंडित नहीं करना पड़ेगा। अंत में मैंने स्वेच्छा से उसका दोष अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वह मेरे लिए बड़े भाई जैसा था। मुझे स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी द्वारा निष्कासित कर दिया गया और सजा के रूप में मेरी कल्टीवेशन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मेरे सीनियर ने मुझसे वादा किया कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि मेरी बेटी अब तक के सबसे महान जादूगरों में से एक बने, मेरे जैसे छोटे पवित्र हॉल जादूगर से भी बेहतर। मुझे उस पर विश्वास था। मैं एक साधारण जीवन जीने को तैयार था। मुझे सड़कों पर सफाई कर्मी के रूप में काम करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे लगा कि यह सब इसके लायक है। लेकिन एक दिन कोई चीज मेरी बेटी को मारना चाहती थी। उसने उसे मौत की खाई में खींच लिया और उसकी आत्मा को भी नहीं बख्शा। मैंने अपने सीनियर से उसे बचाने की विनती की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस चीज से लड़ाई की, लेकिन मुझ में कोई जादू नहीं था। क्या आप समझते हैं कि मुझे कितनी प्रबल आशा थी कि मुझ में अभी भी मेरा मैजिक है? मैं एक बेकार कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा हुआ यह सब होते हुए देख रहा था और अपनी अनमोल बेटी की पीड़ा की चीखें सुन रहा था। फिलिप की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। यह भयानक तरीके से अजीब शांति थी। तनुजा चुप हो गई। उसे जादू की दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिलिप के विवरण में उसे ऐसी क्रूरता का एहसास हो रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन जिस व्यक्ति का मैंने आपसे जिक्र किया था, उसने मुझे अपना जादू वापस पाने में मदद की और उसने मुझे मजबूत बनने में भी मदद की।
तो क्या आपको लगता है कि मैं एक बच्चे को मारने जैसा छोटे से अनुरोध को अस्वीकार कर दूंगा? फिलिप ने पूछा। तनुजा कुछ कहने ही वाली थी कि उसका फोन बजने लगा। तनुजा ने अपने सबसे तेज गति से कॉल स्वीकार कर लिया और फोन पर चिल्लाने वाली थी। हालांकि फिलिप उससे तेज था और उसमें रहते चीख भी नहीं निकाल पाई। उसकी आंखों ने अपनी सामान्य चमक खो दी और उसकी जगह एक खाली अभिव्यक्ति ने ले ली। क्या आप यहाँ हैं? तनुजा ने पूछा। हाँ, आप किस कमरे में है? आदर्श ने पूछा। 5वीं मंजिल पर, गलियारे के अंत में कमरा। क्या तुम अकेले आए हो? हाँ, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं एक प्रबल प्रकाश बल्ब लाऊं? आदर्श मुस्कुराया। इस समय हॉस्पिटल में कोई नहीं है, मैं फोन रख देती हूँ। रुको, मुझे नहीं पता कि तुम अभी भी कहाँ हो। मैं 5वीं मंजिल पर हूँ, गलियारे के अंत में। कौन सा कमरा आपका है? क्या यह बाईं ओर है या दाईं ओर वाला? यहाँ 2 कमरे हैं, मैं गलत कमरा नहीं लेना चाहता, आदर्श ने कहा। केवल एक ही है, वह रोशनी वाला है, तनुजा ने उत्तर दिया। ओह, लेकिन क्या तुम इतने समय तक कमरे में नहीं थे? तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ केवल एक ही कमरा है? आदर्श ने जवाब दिया। फिलिप अभी भी तनुजा के दिमाग को नियंत्रित कर रहा था और शौक था। जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, वह तुरंत पीछे मुड़ा। कई काली कीलें उस पर उड़ गई। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि आदर्श आ गया है, हालांकि वह अभी भी फोन पर था। विशालकाय शैडो स्पाइक्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, यहाँ तक कि उसकी कल्टीवेशन के बावजूद विशालकाय शैडो स्पाइक्स अगर उस पर गिरते तो उसे पंगु बना देते। वह एक भी मैजिक नहीं कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलिप का ध्यान तनुजा के साथ बातचीत पर केंद्रित था, क्योंकि वह अपने बदसूरत अतीत को याद कर रहा था। उसने ना तो कमरे की रोशनी को अचानक कम होते देखा, ना ही उसने इमारत और कमरे में छाए अंधेरे ऑरा को देखा। निष्कासन, विशालकाय शैडो स्पाइक्स निष्कासन में एक डार्क फॉर्मेशन का निर्माण करने में सक्षम थे। फिलिप ने कमरे में एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत खिड़की से बाहर निकल गया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, नई विपत्ति की आग वश में करना। तुम यहां हो? ठीक होने के बाद तनुजा ने आदर्श को आश्चर्य से देखा। मैं जानता हूं कि आप सबसे मजबूत गैर मैजिशियन है, मैं इस बार उसे भागने नहीं दूंगा, आदर्श ने समीक्ष तनुजा से आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने जियांग से तनुजा और हॉस्पिटल के आसपास के लोगों की देखभाल करने के लिए कहा था। जियांग और अन्य लोग कम से कम समय में जगह खाली कर देंगे। निष्कासन ने केवल उस इमारत को कवर नहीं किया जिसमें वे थे। पूरा हॉस्पिटल आदर्श के अंधेरे से ढका हुआ था, जो निक्स के आवरण की तरह जगह पर मंडरा रहा था, जो एक विशाल क्षेत्र को कवर करने के लिए काफी बड़ा था। फिलिप खिड़की से बाहर कूद गया और हॉस्पिटल के पीछे आउटडोर कार पार्क में उतर गया। वह काफी उत्तेजित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श को क्यों पता चला कि यह एक जाल था। यह स्पष्ट था कि उनकी योजना त्रुटिहीन थी। एकमात्र संभावना यह थी कि स्मार्ट लड़की ने कमरे में कदम रखते ही उसे पहचान लिया था और समय रहते आदर्श को अलर्ट करने में सक्षम थी। वह एक साधारण लड़की को अपने साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति कैसे दे सकता है? फिलिप ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने परिवेश को मानसिक तत्व के साथ महसूस किया। मानसिक तत्व निष्कासन से प्रभावित नहीं था, इसलिए वह कुछ किलोमीटर के भीतर पवित्र हॉल मैजिशियन की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उसके हाथ के पीछे अभी भी स्क्रेड हॉल मैजिशियन का प्रतीक था, जिससे वह आसानी से स्क्रेड हॉल मैजिशियन की गतिविधियों का पता लगा सकता था। आसपास कोई स्क्रेड हॉल मैजिशियन नहीं है। फिलिप भ्रमित था। यह असंभव था कि उसका मानसिक तत्व गलत होगा। प्रत्येक स्क्रेड हॉल मैजिशियन के हाथ का पैटर्न किसी न किसी तरह से मानसिक तत्वों के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, इसलिए एक भी स्क्रेड हॉल मैजिशियन उससे छिप नहीं सकता था। इस प्रकार उन्हें विश्वास था कि एक भी स्क्रेड हॉल मैजिशियन उनसे कुछ किलोमीटर के दायरे में नहीं था। दूसरे शब्दों में, आदर्श अकेले आया था। अगर ऐसा था तो वह भाग क्यों रहा था? वह बच्चा शेर के मुंह में जाने वाली भेड़ की तरह था। फिलिप धीरे से घुमा और देखा कि आदर्श 5वीं मंजिल से नीचे कूदते समय पर्पल ब्लैक लाइटनिंग के बोल्ट में बदल गया था। वह भारी मात्रा में जमीन पर गिरा और भीषण लाइटनिंग डिजास्टर का निर्माण किया। फिलिप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इस लेवल के हमले को एक ही लहर से आसानी से खत्म कर सकता था। उन्होंने आदर्श पर मुस्कुराते हुए कहा,
मुझे आपके द्वारा लगभग धोखा दिया गया था। आसपास एक भी स्क्रेड हॉल मैजिशियन नहीं है। आश्चर्य हो रहा है। मैं स्क्रेड हॉल मैजिशियन की गतिविधियों को किसी और से बेहतर जानता हूँ। मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, आदर्श ने कहा। मत भूलो, कुछ दिन पहले ही मैं एक आवारा कुत्ते की तरह तुम्हारा पीछा कर रहा था। अगर स्क्रेड हॉल मैजिशियन ने इसे समय पर नहीं बनाया होता तो आप अब तक एक लाश बन चुके होते। फिलिप फूट फूट कर हंसा। अगर यहाँ केवल आदर्श ही था तो उसके पास छोड़ने का कोई कारण नहीं था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप मजबूत हैं? आदर्श ने कहा। कम से कम मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें मानने में मुझे कोई परेशानी होगी। दरअसल मैं काफी उत्सुक हूँ। आप मुझे बताए बिना हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए और आपने मुझे अलर्ट किए बिना निष्कासन लागू करने का प्रबंधन कैसे किया? आपके पास कुछ प्रभावशाली शैडो प्रकार के इक्विपमेंट होने चाहिए। एक बार जब मैं तुम्हें मार डालूंगा तो मैं इसे तुम्हारी आत्मा से अलग कर दूंगा। भले ही यह क्षतिग्रस्त हो, मेरा मानना है कि यह अभी भी काफी कीमती है, फिलिप ने बर्बरता पूर्वक उत्तर दिया। आदर्श के पास वास्तव में शैडो प्रकार के इक्विपमेंट का एक टुकड़ा था। यह डार्क नोबल मेटल था जो उसे कुछ समय पहले ही लाल आभूषण गिल्ड को हराने के बाद मिला था। डार्क नोबल मेटल में निष्क्रिय क्षमता थी। यह अपने पहनने वाले की उपस्थिति को छुपाने में सक्षम था। किसी को भी आदर्श के ऑरा का पता लगाने से रोक रहा था, भले ही उनकी कल्टीवेशन बहुत मजबूत थी। इसी प्रकार डार्क नोबल मेटल की मदद से निष्कासन भी स्थापित किया गया था। अन्यथा हॉस्पिटल में व्याप्त होते ही फिलिप को तुरंत शैडो एलिमेंट की थोड़ी सी उपस्थिति का पता चल जाता। डार्क नोबल मेटल वास्तव में एक खजाना था और आदर्श ने इसे पहली बार इस्तेमाल किया था। दुर्भाग्य से आपकी छोटी डार्क फॉर्मेशन से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आपको यह देखने का समय आ गया है कि एक वास्तविक डोमेन क्या कर सकता है। फिलिप जोर से हंसते हुए कहता है। आसपास का तापमान तेजी से गिरा। उनकी ओर बहने वाली हवा में कुछ बर्फीली ठंडक होने लगी थी, क्योंकि 10 किलोमीटर के भीतर आइस एलिमेंट उनकी ओर इकट्ठा होना शुरू हो चुका था। उसने आदर्श के निष्कासन को दूर भगाने के लिए अपने आइस डोमेन का उपयोग करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि फिलिप को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं था। क्षेत्र में आइस एलिमेंट खत्म हो चुके थे। आसपास आइस एलिमेंट का ज्यादा हिस्सा नहीं था, जैसे कि किसी ने अपने डोमेन को स्थापित होने से रोकने के लिए उन्हें पहले ही हटा दिया हो। आमतौर पर उसके ओले 5 सेकंड से भी कम समय में हॉस्पिटल को आसानी से मलबे में तब्दील कर सकते थे और सड़कें भी बर्फ की मोटी परतों से ढक जाती थी। हालांकि 10 सेकंड के बाद भी हवा में तैरती ठंड के अलावा कुछ नहीं हुआ। फिलिप गुस्सा हो गया। उसने तुरंत अपने मानसिक तत्व को उजागर किया और जल्द ही अस्पताल से बहुत दूर तक एक इमारत पर एक बर्फ जादूगर को सारा बर्फ का जादू खींचते हुए देखा। फिलिप उस व्यक्ति की ऑरा से भली भांति परिचित था। वह चांदी के बालों वाली महिला लग रही थी जो पहले हमले के दौरान आदर्श के साथ थी। हालांकि उसकी कल्टीवेशन युद्ध का रुख बदलने के लिए बहुत कमजोर थी। धिक्कार है, वह बढ़त हासिल करने में कामयाब रही, फिलिप ने श्राप दिया। यह स्पष्ट था कि महिला ने 10 किलोमीटर के भीतर सभी आइस एलिमेंटों को अपनी ओर खींच लिया था। निष्कासन ने उसकी इंद्रियों को भी बंद कर दिया होगा, अन्यथा वह आसानी से देख लेता कि आइस मैजिक हॉस्पिटल से दूर खींचा जा रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन छोटी मोटी चालों से तुम्हारे पास एक मौका है? कितने भोले हो। मेरे डोमेन के बिना भी मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, फिलिप ने ठंडे स्वर में कहा। फिलिप के कहने के बावजूद उसने अपना डोमेन छोड़ने का प्रयास नहीं छोड़ा। महिला की कल्टीवेशन स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में कमजोर थी, जिसका अर्थ था कि उसका डोमेन अधिक मजबूत था और दूर से आइस एलिमेंट को आकर्षित करने में सक्षम था। वह अभी भी हेलस्टोन्स का एक प्रभुत्वशाली डोमेन स्थापित कर सकता है, लेकिन इसमें उसे काफी समय लग सकता है। आदर्श भी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। नंदिनी ने आदर्श से कहा कि वह केवल आइस डोमेन को अस्थायी रूप से अक्षम कर सकती है, लेकिन फिलिप की कल्टीवेशन के साथ उसे उस स्थान को पर्याप्त आइस मैना से भरने के लिए केवल 10 मिनट की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में उसे फिलिप को 10 मिनट के भीतर हराना था, अन्यथा चाहे उनके पास कितने भी लोग हो,
एक बार अपना डोमेन बनाने के बाद फिलिप के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। आदर्श उस तरह का नहीं था जो किसी खतरे को यूं ही छोड़ देना पसंद करता हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी आगे की यात्रा सुचारू रहे, उसे 10 मिनट के भीतर फिलिप को मारना था और बदले में उसकी सालन को एक उपकार देना था। आइस बाउंड फिलिप अभी भी अपने डोमेन पर भरोसा किए बिना एक शक्तिशाली आइस मैजिशियन था। एक जटिल स्टार कॉन्स्टलेशन को चित्रित करने की उनकी गति काफी चौंकाने वाली थी। बर्फीले सफेद स्टार कॉन्स्टलेशन की चमक ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और उसके उत्कृष्ट सोल ग्रेड सीड के साथ उसका एडवांस आइस मैजिक एक सामान्य आइस मैजिशियन की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था। एक सोल ग्रेड सीड से अधिक मजबूत था। फिलिप के पास असली सोल ग्रेड आइस सीड था। अपना डोमेन खोने के बाद भी उसकी प्रभुत्व शक्ति अभी भी कायम थी। घुप काले आकाश में एक भयानक बर्फ का ताबूत गिर गया। जबरदस्त जमा देने वाली ऊर्जा और क्रिस्टल जैसा मजबूत आइस का ताबूत आदर्श के ऊपर मंडरा रहा था। भारी उपस्थिति से उसने क्यानवश की लाइटनिंग तुरंत दब चुकी थी। उसे अपनी रोज फ्लेम की लपटों को बाहर निकालने में भी परेशानी हो रही थी। यह बस बहुत तेज था। आदर्श ने अपनी लाइटिंग कॉन्स्टलेशन का 1/3 हिस्सा भी पूरा नहीं किया था जब दुश्मन का शक्तिशाली आइस फेल पहले से ही उसके ऊपर गिर चुका था। इसने आदर्श को तुरंत एक पहाड़ी के आकार के बर्फीले ताबूत के अंदर जमा दिया। बर्फ पारदर्शी थी। फिलिप को उसके अंदर आदर्श का डर से भरा चेहरा दिखाई दे रहा था। यह अति आत्मविश्वासी होने के कारण है, फिलिप ने मजाक उड़ाया। वह इस बात को लेकर काफी असमंजस में था कि उसके जैसा बेवकूफ बच्चा सालन का अनुग्रह जीतने में क्यों सक्षम हो सका। उसने विशेष रूप से उल्लेख किया कि वह बच्चे को मरवाना चाहती थी। बर्फ के अंदर आदर्श का चेहरा हड्डियों को ठंडा करने वाली बर्फ से चिपक गया। ठंड भयानक गति से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी और जल्द ही उसका खून जम जाएगा। लिटिल फ्लेम बेल कॉन्ट्रैक्टिव स्पेस के अंदर घबराहट में चिल्लाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं उसे कुछ देर के लिए अकेले ले सकता हूँ। आइए देखिए जब हम एक हो गए तो हम कितने मजबूत हैं। आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले से मानसिक रूप से कहा। छोटी फ्लेम बेले उत्साह से चिल्लाई। कॉन्ट्रैक्टेड स्पेस के अंदर का छोटा प्राणी आदर्श की आत्मा में उड़ गया। आदर्श काफी विस्फोटक था। जब लिटिल फ्लेम बेले ने फ्यूज को प्रज्वलित किया तो वह तुरंत भड़क उठा। विपत्ति की आग जो पहले से कई गुना अधिक तीव्र थी तुरंत आदर्श के शरीर में भर गई। इससे तुरंत उस ठंड से छुटकारा मिल गया जो उसके अंदर घुस गई। विपत्ति की आग आदर्श की त्वचा से बाहर निकली और उसके आसपास के वातावरण को अधीरता से जला दिया। यहाँ तक कि पहाड़ी जितनी विशाल बर्फ की मोटी परत भी आग की लपटों को बांध से ऊपर उठने से रोकने में असमर्थ थी। विपत्ति अग्नि। आदर्श को याद आया कि पहली बार उसने नॉर्थ बर्निंग वैली में गहरे भूरे रंग की लपटें देखी थी। कैसे आग की लपटें सर्वनाश की तरह क्षितिज से उसकी ओर बढ़ रही थी और सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। वर्तमान में लिटिल फ्लेम बेले की आपदा आग ने प्राकृतिक अग्नि आपदा का मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आग, पानी या रेत के खिलाफ था, यह सब कुछ निकल जाएगा। बर्फ से बंधा ताबूत पिघलना शुरू हो गया। बर्फ की मोटी परत तेजी से फटी और अपने भीतर के दबाव को सहन करने में असमर्थ हो गई। शुरुआत में दरारों से केवल आग की कुछ छोटी छोटी किरणें ही बाहर निकल रही थी। उसके बाद आग की भयंकर लपटें पूरे स्थान पर फैल रही थी। कुछ सेकंड बाद पूरा आइस बाउंड ताबूत भयंकर रूप से जल रहा था और आदर्श ठीक बीच में अजय भूरे रंग की लपटों में घिरा हुआ था। उग्र नुकीले दांत उसके चारों ओर घूम गए। उसकी त्वचा लावा से पूरी तरह परिश्रित थी। चमकती लाल लाल आंखों की एक जोड़ी बर्फ में घिरे होने के बाद भी आग की लपटें रुक नहीं रही थी। यह ऐसा था मानो आदर्श ने स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक आग से अपग्रेड युद्ध कवच पहन लिया हो। उसका स्वभाव किसी भी अन्य जादूगर से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर का हर इंच एक डरावनी विस्फोटक ऑरा से ढका हुआ था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।